हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो ये क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं ना, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी से कुछ टाइम बाद है ना, सितंबर के महीने में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम होना है। और ये ऐसा एग्जाम है ना, जो कि हर बच्चे को देना, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि देखो, अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है तो आपको पैट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है वो सारी की सारी पैट के माध्यम से ही अब होंगी। ये बात आप पहले से जानते हैं, है ना। लास्ट ईयर 24 अगस्त को पैट का एग्जाम हुआ था और इस बार दूसरी बार होने वाला है, ठीक है, सितंबर के महीने में। अच्छा, यूपी के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे पैट का एग्जाम उनको देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी पैट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में अभी तक दूसरे राज्यों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी दूसरे स्टेट का बच्चा अगर यूपी में आके नौकरी करना चाहता है और वो एग्जाम देना चाहता है तो इस लेवल पर कोई भी अभी बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यूपी ट्रिपल एस सी की पैट का एग्जाम, आप क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हम कह सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक जा रही है, लास्ट ईयर भी हमने अभी देखी थी, है ना। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं एक तरह से प्री एग्जाम की तरह है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या, फॉर्म अभी आपके शुरू हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर में आपका एग्जाम होना और पूरी उम्मीद है कि 18 सितंबर को एग्जाम होगा। तो 2 से ढाई महीने का हमारे पास अभी टाइम है ना। आज से मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है, जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके तहत आज मैं पहली क्लास शुरू करने वाला हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे ना, तो सिलेबस में देखना सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो टॉपिक है या जो भी सिलेबस है, मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कि जितना भी पेपर में आएगा पैट में, है ना, उस लेवल का मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा। और मैं ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आपके सारे कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो आज हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या, है ना, इसका मतलब क्या है, ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पे ये खत्म हुई, क्या कंडीशन है सारी, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको कहानी सुनाता हूँ, पूरी आप कहानी सुनो और इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये है क्या। उसके बाद जितने भी फैक्ट हैं वो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो देखो क्या हुआ भाई, कि ये बात है ना, ये बात कब की है, 1921 या उससे पहले की बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो इलाका था, है ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और मैं आपसे जो टाइम बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 1921 या इससे पहले की बात, ठीक है, 1921 या उससे पहले की बात। तो आपको पता है कि उस समय भारत में अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज पावर में थे, इसका मतलब सारा का सारा अंग्रेजों के अंडर में आ रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने सोचा कि भैया हमें तो यहीं रहना है, इंडिया में ही, है ना। और आप जानते हैं कि जैसे रेलवे की शुरुआत की बात करेंगे तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई है, यानी कि पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, है कि नहीं, ये बात तो सबको पता होगी, सारे बच्चे जानते हैं भाई, है ना। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब 1853 में शुरुआत हो गई और धीरे धीरे 50-60 साल बीत गए। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम इसका जो रेलवे लाइन का विस्तार है ना, ये पूरे देश में करेंगे। अच्छा, जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि उस जमाने में हम अगर बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला जो इलाका है वो सारा का सारा भारत में ही आता था, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज की डेट का जो भारत है, 1947 से पहले का जो भारत था, जिस समय पाकिस्तान वगैरह सारा हमारे देश में ही आता था, ठीक है। तो इसीलिए आज की तारीख में जो पाकिस्तान है उस इलाके में, यानी कि उस जमाने में वो क्या होता था, भारत हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां पे बहुत सारे मजदूर लगे थे, है ना, और वहां पे जो ठेकेदार थे वो लगे थे, बहुत बड़े अधिकार, बहुत सारे अधिकारी लगे हुए थे, ठीक है। अच्छा, उस समय क्या आपको पता है कि जैसे अगर हम जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है, ऐसे ऐसे खुदाई की गई, ये हुआ, तो आपको पता है। तो जब भी हम देखो खुदाई की बात करते हैं, बारीकी से समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर हम बच्चे खुदाई की बात करेंगे, खुदाई का मतलब क्या है, जमीन के नीचे से जो चीजें निकलती हैं, तो ये सारा का सारा किसके अंडर में आता है बच्चे, ये आता है भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में, ठीक है, यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो पुरातत्व विभाग जो होता है ना, वो पूरे देश में जितनी भी चीजें ऐसी जो खुदाई में निकलती हैं या जमीन के नीचे से निकलती हैं, वो सारा उसी के अंडर में आता है, ठीक है। तो उस समय आप अगर 1921 की बात करेंगे, ठीक है, कब की, 1921 की बात करेंगे, तो इस समय पूरे देश में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हेड थे, मुखिया थे, उनका नाम था सर, ठीक है, जॉन मार्शल। क्या नाम था, सर जॉन मार्शल, बात समझना, ठीक है, सर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ये इनका नाम था। तो ये पूरे देश में पुरातत्व विभाग के क्या थे, मुखिया थे।
अच्छा, अब क्या हो रहा था कि इनके अंडर में भाई खुदाई का काम चल ही रहा था, है खुदाई नहीं हम कह सकते कि रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और एरिया कौन सा था? पाकिस्तान वाला इलाका था, तो रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। अब क्या हुआ कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो आपने देखा होगा कि आज की डेट में भी जो रेलवे की लाइन होती, पटरी होती, उसके किनारे किनारे बहुत सारे पत्थर डाले जाते हैं, है ना। किनारे के बीच में भी देखे होंगे तो बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े पड़े होते हैं। अच्छा, उस जमाने में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जो रेलवे लाइन के किनारे का जो एरिया होता है ना, उसको शायद पक्का करने के लिए कुछ कंकड़ पत्थर, है ना, या ईंट के टुकड़े या ईंटों की जरूरत पड़ी, ऐसी आवश्यकता पड़ी। तो वहां पे जो मजदूर थे, है ना। अच्छा, अब सबसे मेन चीज है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि जब 1921 में खुदाई चल रही थी तो उसका प्रभारी कौन था, यानी कि इंचार्ज कौन था। तो वहां पे एक तो नाम इनका आ जाता सर जॉन मार्शल का, ठीक है, और एक नाम आता है दयाराम साहनी का। तो इसका क्या मतलब है? दयाराम साहनी, बात समझना, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो जॉन मार्शल थे ये पुरातत्व विभाग के मुखिया थे, है ना, पूरे देश में। और जो दयाराम साहनी थे, हम कह सकते हैं एक ठेकेदार की हैसियत से या लोकल इंचार्ज के तौर पे वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, 1921 में। अब क्या हुआ कि भाई जो वहां पे लेबर थे, मजदूर थे ना, वो वहां पे क्या कर रहे थे? काम कर ही रहे थे। उन्हें कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने भैया अंग्रेज से बोला, जो अंग्रेज अधिकारी होंगे उससे बोला होगा कि साहब ईंटों की जरूरत है, अगर बताओ तो वहां पे पड़ी है, वहां से उठा के ले आते हैं और इस पे लगा देते हैं। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है भाई, लगा दो, इसमें क्या समस्या है ना। अब वो जो मजदूर थे, लेबर थे, वो गए और वो वहां से ईंटें, दूसरी जगह से कुछ ईंटें उठा के ले आए और उन्होंने क्या किया? वहां पे सेट कर दी। फिर कुछ खुदाई वुदाई थोड़ी बहुत उस एरिया में, जैसे ही गड्ढे वड्ढे खोदते जब कोई काम चलता है इस तरह का निर्माण कार्य, तो वहां पे भी कुछ ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। तो क्या हुआ कि वो सारी ईंटें लाके उस रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगा दी मजदूरों ने। अच्छा, लगा तो दी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे और दयाराम साहनी थे, इनके दिमाग में एक विचार आया। इन्होंने कहा कि भैया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये मजदूर लोग जो हैं ये ईंटें लेके तो आ रहे हैं, ला कहां से रहे हैं। तो इन्होंने जब जाके देखा कुछ दूरी पर, तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, है ना, कुछ छोटी मोटी दीवार मिल गई, कुछ ईंटें बाहर जमीन पे पड़ी हुई थी, कुछ कुछ गड्ढे खोदे गए, उनमें मिल गई। तो उन्होंने कहा कि यार ये ईंटें कहां से आई? ये तो भाई इलाका ऐसा, यहाँ पे कोई आबादी तो रह नहीं रही है ना, आबादी वाला इलाका है नहीं, और आबादी वाला नहीं है तो ये ईंटें कहां से आएंगे। और ईंटें जो थी ना, वो भी क्या था, थोड़ा अलग टाइप की थी, है ना। तो उनको लगा कि ये अलग टाइप की, अजीब टाइप की ईंटें हैं, बहुत पुरानी भी लग रही हैं, तो ये कहां से आई। तब इन लोगों का दिमाग दौड़ा। फिर क्या हुआ कि जब इस पे रिसर्च किया गया, रिसर्च करने के बाद पता चला कि यार ये तो बहुत पुराने जमाने की ईंटें हैं, है ना, बहुत पुराने जमाने की। बात समझ ना। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना क्या कि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई चल रही थी या जो काम चल रहा था, है ना, पूरे देश के, अगर हम जैसे अगर पूरे देश में जो भी पुरातत्व विभाग है उसके जो मुखिया थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। और उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि उस जहां पे ये खुदाई चल रही थी, वहां पे लोकल इंचार्ज कौन थे? दयाराम साहनी थे। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इस तरह से क्या हुआ कि हमने यहां से पढ़ा कि पुरातात्विक स्रोत मिले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हमें कहां से पता चला? पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुराने जमाने में खुदाई में जो चीजें मिली उससे पता चला। अच्छा, सबसे पहले ये तो एक हिंट थी, जब थोड़ी सी ईंटें मिली ना, तो ये कहते एक हिंट थी कि भैया अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों को लगा कि यार इसका मतलब यहाँ पे ईंटें आई कहां से, और ईंटें आई तो ईंटें कोई बाहर से दूसरी जगह से लाके तो रखेगा नहीं, इसका मतलब लोकल में कुछ लोग रह रहे होंगे। तो फिर उस पर रिसर्च शुरू हो गया, रिसर्च शुरू हो गया तो और खुदाई करने लग गए, उस एरिया पे खुदाई चालू हो गई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सब लोग ध्यान रखेंगे। खुदाई जब चालू हुई, ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां पे और चीजें मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा मिलनी शुरू हो गई तो अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, अगर सबसे पहले ऐसा कुछ आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार किस व्यक्ति ने बताया, है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार किस व्यक्ति ने बताया, तो ध्यान सुनना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जिन व्यक्ति ने बताया उनका नाम था, इनका नाम था चार्ल्स, ठीक है, मैसन। ठीक है, जिस व्यक्ति ने हड़प्पा के बारे में या इस तरह की चीजों के बारे में पहली बार, उनका नाम चार्ल्स मैसन, और ये बात कब किया? 1826 की। बात समझना। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सब लोग समझेंगे। देखो बात यह है कि हड़प्पा में कुछ प्रमाण मिले, सबने सुना होगा कि भैया ये चीजें मिली, ऐसा मिला वैसा मिला, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज थे, इन्होंने पुराने जमाने में 1826 में पहली बार एक हिंट दी, है ना, इन्होंने थोड़ा आइडिया दिया। इन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है, चार्ल्स मैसन ने कहा कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे, मतलब जो इलाका था, कहाँ पे, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली जगह है, तो इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी जमाने में लोग रहते होंगे, है ना। इनको आइडिया लगा, इन्होंने कुछ देखा होगा, समझा होगा, इसलिए इन्होंने कहा। लेकिन क्योंकि हमें प्रमाण मिले नहीं, प्रूफ मिले नहीं, तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, 3-4 लोग और आए, उन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए। लेकिन बात यह थी कि फाइनली 1826 से लेकर 1921 तक, यहाँ तक किसी को प्रमाण नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले, सबूत नहीं मिले। इस वजह से ये बात ऐसे चलती रही। लेकिन 1921 में जाके क्या हुआ कि चार्ल्स सर जॉन मार्शल जो थे, उनकी अध्यक्षता में
या उनके अंडर में, ठीक है, दयाराम साहनी जो लोकल इंचार्ज थे, है ना, उन्होंने जब खुदाई करवाई कहाँ पे, हड़प्पा नाम की जगह पे, है ना। यहाँ पे देखो ये हड़प्पा लिखना जरूरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा क्या चीज है, एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, ठीक है। तो हड़प्पा नाम की जगह जब इन्होंने खुदाई करवाई तब इनको प्रमाण मिले, और सबसे पहले क्या मिली, ईंट मिली। अब इतनी बात तो पहले समझ में आ गई। देखो मैंने अभी बिल्कुल बेस बना रहा हूँ। बेस क्या है, हड़प्पा के बारे में किसी को भी नहीं पता था। कब हम कह सकते हैं 1826 या 1921 से पहले किसी को नहीं पता था। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई सभ्यता होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे 3-4 बीच में और लोग आए, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फाइनली हमें प्रमाण नहीं मिले। फिर 1921 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब जाके क्या हुआ, है ना, कि यहाँ पे हमें प्रूफ मिल गए, ईंटें मिल गई, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा नाम की जगह, इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी क्योंकि लोकल इंचार्ज थे, हड़प्पा नाम की जगह पे यही इन्हीं के अंडर में जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, ठीक है। और जॉन मार्शल पूरे देश के हेड थे। तो अब ईंटें मिल गई, प्रमाण मिल गए। अब देखो क्या हुआ, अब इस तरह से अंग्रेजों ने कहा कि भैया आप तो खुदाई करवाते हैं, तो वहां पे खुदाई शुरू करवा दी गई। जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे करके और चीजें मिलने लगी, और मिलने लगी। तो क्या हुआ कि 1921 में हड़प्पा, 1921 में क्या हड़प्पा, है ना। और यहां लिख देता हूं 1922 में, ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये भी क्या है, शहर है पाकिस्तान का, ये भी शहर है, ठीक है। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, और किसने की, तो राखालदास बनर्जी ने, राखालदास, ठीक है, और बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, उसी तरह से 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि लोकल इंचार्ज देखो कौन था, हड़प्पा में दयाराम साहनी थे, और मोहनजोदड़ो में कौन था, राखालदास बनर्जी थे। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चे है क्या कि ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा कि इस तरह से शुरुआत हुई है ना। अब हुआ क्या, देखो इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या। अच्छा, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। देखो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि सिंधु एक नदी है। सब लोग जानते हैं कि सिंधु नदी जो है ना वो तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान के एरिया में जाके और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी होगी, और नदियों के किनारे, पहाड़ियों के बीच में नदियों किनारे जो आसपास जगह होती है उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो नदी के, सिंधु नदी के किनारे जो एरिया था उसको सिंधु घाटी बोला गया। और सभ्यता का मतलब, जो शब्द सभ्यता शब्द जो है उसका मतलब होता है ना, कि किसी वहां पे कुछ लोगों का रहना, है ना, और वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं ना। रहना, खाना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, है ना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें सभ्यता में आती हैं। बात समझ। एक एग्जाम्पल है कि जैसे भाई मेहमान आ गए, है ना, और मेहमान आ गए और तुम अचानक से क्या बदतमीजी करे, बहुत बुरी बुरी तरह से हंस रहे हो, भाई डरावनी तरीके से हंस रहे हो, मेहमानों को तुमने डरा दिया, तो क्या होगा, घर वाले तुम्हें थप्पड़ मारेंगे बाद में, है ना, बोलेंगे तुम्हें सभ्यता नहीं है, तुम्हारे अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं है, ये तो बोला जाता है। तो समझ गए सभ्यता का मतलब क्या, तुम्हें क्यों पड़ी थप्पड़, क्योंकि तुमने क्या किया था, तुम बुरी तरह से हंसे थे। तो मैंने इसलिए बोला ना कि हंसना, बोलना, बैठना कपड़े थे। अब क्या हो, तुम भाई तुम्हारे घर वाले माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हें अच्छे खासे कपड़े पहनने को देते हैं, है ना। मेहमानों के सामने तुम फटे हुए कपड़े पहन के आ गए, भाई बेइज्जती करवा दी, है ना। उठाया पिताजी ने जूता, मार दिया खोपड़ी में। बात समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार बेइज्जती करवा दी तुमने, तो है ना भाई, बेइज्जती करवा दी, तुम्हें हमने इतने नए नए कपड़े लेके रखे हैं और मेहमानों के सामने फटे हुए कपड़े पहन के आ गए। तो बात समझ में आ रही है। तो यानी कहने का मतलब सभ्यता, जब हम बात करें सभ्यता का मतलब होता है कि व्यवस्थित तरीके से रहना, जीवन यापन करना, ठीक है। सभ्यता जो शब्द उसका मतलब क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से रहना, है ना। अब देखो पुराने जमाने में अगर हम हड़प्पा सभ्यता की पहले की बात करेंगे तो उस जमाने में क्या था कि उस समय आदिमानव वगैरह रहते थे, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, ठीक है। तो आदिमानव जो था वो व्यवस्थित तरीके से थोड़ी रहता था, जानवरों की तरह रहते, कहीं भी पड़े रहेंगे, कहीं भी खाना खा लिया, कहीं भी चले गए, है ना। तो व्यवस्थित तरीके का मतलब है जब इंसान ने पहली बार, है ना, एक ग्रुप में रहना शुरू किया, घर मकान बना के रहना शुरू किया, सही तरीके से कपड़े पहनना, खाना पीना, काम करना, जीवन यापन इस तरह से करना शुरू किया, तो इसको बोला गया क्या, इसको क्या बोला गया, सभ्यता कहा गया। इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या है कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहे और व्यवस्थित तरीके से रहे, तो इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, सिंधु जो है, सिंधु जो नदी है उसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इंडस रिवर। घाटी को वैली कहते हैं, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था, सबसे पहले जो शहर ढूंढा गया था वो कौन सा था, वो था हड़प्पा। बात समझ आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला शहर था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो इसी की वजह से इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा इलाका जो था ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे किनारे था, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका नाम ये पड़ गया। इतनी बात मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अब देखो क्या हुआ
कि ये हमने पढ़ लिया, इस तरह से शुरुआत हुई। यानी कि कुल मिला के हमें 1921 से पहले हम कह सकते हैं हमें नहीं पता था कि कुछ लोग पहले भी लोग रहते होंगे। अब देखो अगर हम बात करेंगे इंसानों की, देखो हमें कब पता चला, हमें कब और कैसे पता चला, या हमें ये कैसे पता चला कि इंसान ने सही तरीके से रहना कब शुरू किया, या पहली भारत में पहली सभ्यता कौन सी थी। तो वास्तव में 1921 से पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता है ना। वैदिक सभ्यता यानी कि जिस समय वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए, ऋषि मुनियों वाला जो टाइम था, तो ऐसा कहा गया सबसे पहला यही टाइम था, है ना। मेरी बात समझना, ऐसा कहा गया भारत में कि सबसे पहला यही टाइम था, है ना। तो और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 बीसी से था, 1500 बीसी से 600 बीसी, है ना। 1500 बीसी का मतलब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले की बात है। ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, लगभग 1500 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, ईसा मसीह को जन्म लिए कितने टाइम हो गए, जितना अभी सन चल रहा है भाई 2022 चल रहा है, तो 2022 साल हो चुके हैं। ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो गए, और उनके जन्म से 1500 साल और पहले। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि आज से लगभग 3600-3700 साल पहले की बात हो रही है। तो हमारे देश में सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता मानी गई थी, है ना। लेकिन जब पता लगाया गया, अब पता कैसे लगाएगा कि भाई सबसे पहले इसकी घटना की शुरुआत क्या हुई। 1921 से पहले किसी को नहीं पता था कि वैदिक सभ्यता से पहले की भी कोई सभ्यता है, लोग रहते थे हमारे देश में, है ना, किसी को आइडिया नहीं था। लेकिन जब खुदाई हुई तब पता चला कि यार इससे पहले भी लोग रहते थे, इसका मतलब, है ना। और हुआ क्या कि अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि ये सभ्यता 4000 साल पहले की है, किसी ने कहा 5000 साल पहले की है, किसी ने कहा भाई 3000 साल पहले की है, ऐसे अलग अलग आंकड़े थे, ठीक है। लेकिन अगर आप जानेंगे, आप देखा होगा, आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं C14 पद्धति, C14, ठीक है, जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो इस पद्धति के अनुसार जो इसका टाइम निकाला गया, तो यह सबसे लोकप्रिय जो टाइम है वो 2350 से लेकर और लगभग में 1750, ठीक है, बीसी का टाइम माना गया, ठीक है। 2350 से लेके 1750 बीसी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये जितने भी टाइम है ये कैसे अनुमानित है। C14 क्या होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति का मतलब होता है कि जब हमें पुराने जमाने की कोई चीजें मिलती हैं तो उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है उसके हिसाब से आइडिया लगाया जाता है। कार्बन की मात्रा कम है या ज्यादा है उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई चीज अनुमानित होती है ना, तो वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, सटीक नहीं हो सकती है। मेरी बात समझना, अगर कोई चीज अनुमानित है, मैंने मतलब ऐसा माना है कि हाँ लगभग इतने साल पहले ऐसा हुआ होगा, तो जब वो चीज लगभग इतने साल पहले हुई होगी मतलब वो फिक्स नहीं हो सकती है। हो सकती है, बताओ, नहीं हो सकती है ना। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें कही। तो एक पॉपुलर जो आंकड़े निकाले गए, एक लगभग में आइडिया निकाला गया, वो क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर और 1750 बीसी तक रहे। अच्छा, बीसी वाला टाइम हमेशा उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इतने इस टाइम तक ये लोग रहे हैं और उसके बाद ये सारे खत्म हो गए, मर गए, ठीक है। क्यों मर गए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का जो कारण था वो क्या माना जाता है, बाढ़ माना जाता है। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर हम 2350 की बात करेंगे, बात समझना, और इस समय चल रहा है क्या, 2022 चल रहा है ना, 2022। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आज से लगभग अगर हम 2000 में और ये 2350 जोड़ देंगे तो 4350 या 4400 के आसपास टाइम हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि लगभग 4500 साल पहले की बात है ना। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से जब पता लगाया तो ऐसा कहा गया कि आज से लगभग 4500 साल पहले, है ना, 4500 साल पहले, है ना, लोग मतलब इस तरह से रहते थे। एक सभ्यता विकसित थी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता हमने कहा है, ये हमने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो नाम इसका पता है कब पड़ा, ये नाम पड़ा है 1921 में जब खोज हो गई ना। तो वास्तव में 1924 में, है ना, सर जॉन मार्शल ने क्या किया कि इसको नगरीय सभ्यता घोषित किया। और ये जो शब्द था ना, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, ये शब्द इन्होंने दिया था, सर जॉन मार्शल ने। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये तो नाम बाद में पड़ा ना, हड़प्पा सभ्यता। उस समय ऐसा कोई नाम थोड़ी ना होगा, उस समय लोग रहते थे उस इलाके में। बाद में हमने कहा कि भाई इस जगह पे हमें मिले हैं तो हम इनको हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी खोज हुई, ठीक है। अब मैंने बताया ना 1921 से पहले हमें नहीं पता था कि लोग आज से 4500 साल पहले भी रहते होंगे और इस तरह से रहते होंगे। हम तो ये सोचते थे कि भाई आदिमानव के रूप में रहते होंगे, कंदमूल फल खाते होंगे, जानवरों का शिकार करते होंगे, मछलियों का शिकार करते होंगे, जंगलों में पड़े रहते होंगे जानवरों की तरह, है ना, रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, कभी यहाँ पड़े कभी वहां पड़े। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीज है। लेकिन जब ये चीजों जब खुदाई हुई और खुदाई में बहुत सारे प्रमाण मिले और अलग अलग टेक्निक से पता लगाया गया, तब हमें जानकारी हुई कि ये जो सभ्यता थी लगभग आज से 4500 साल पहले की थी, है ना। 4000 से 4500 साल पहले लोग इतने व्यवस्थित तरीके से रहते थे। और अचंभे वाली बात बच्चे ये थी कि ये सभ्यता थी कैसी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है।
अच्छा, सबसे ज्यादा अचंभे वाली बात तो यही, इसी चीज ने तो हमें आश्चर्यचकित किया कि नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता से ये मतलब है कि देखो गांव में क्या, देखो किसी भी चीज की शुरुआत सबसे पहले गांव से होती है। भाई गांव पहले होते हैं कि गांव में क्या होता है, कच्चे मकान होते हैं, खेत होते हैं, इस तरह की चीजें होती है पुराने जमाने में अगर बात करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें विकसित होती चली जाती है ना, लोग पढ़ लिख लेते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं और शहर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे तो होता है। लेकिन यहाँ पे बात समझ चल रही है कि 4500 साल पहले भी लोग शहर में रहते थे। नगरीय सभ्यता का मतलब शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। और शहरी सभ्यता का मतलब वहां पे जो मकान थे वो पक्के होते थे, सड़कें पक्की होती थी, नालियां पक्की होती थी, खेती कम करते थे, व्यापार ज्यादा करते थे। भाई शहरों में व्यापार ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो ये चीजें देख के अचंभा हुई कि लोग इतने अच्छे से रह रहे थे। मतलब जिस तरह से आज की डेट में हम लोग रहते हैं इतने साल बाद, ऐसे ही लगभग वो लोग 4500 साल पहले रह रहे थे, इतनी अच्छी तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित थी। तो ये चीजों पर रिसर्च किया गया। तो अब जब खुदाई चालू हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके खुदाई चलती रही ना, और भारत में बहुत सारी ऐसी जगह खोज ली गई। तो फिर क्या हुआ कि शुरुआती दौर में, ठीक है, अच्छा शुरुआती दौर में क्या हुआ कि ये जो सभ्यता थी इसका जो क्षेत्रफल था, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो कि कहाँ, जहां जहां पे जो क्षेत्र खोजे गए तो इसका क्षेत्रफल कैसा माना गया, त्रिभुजाकार माना गया था, ठीक है। कैसा माना गया, त्रिभुजाकार। और बाद में जाके इसको चतुष्कोणीय माना गया, चतुष्कोणीय, ठीक है। अब चतुष्कोणीय से मतलब समझो पहले क्या है। देखो हुआ क्या कि आजादी से पहले, ठीक है, आजादी से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 13 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। और आजादी के बाद ये हो गया 16 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बात ये थी कि देखो कोई भी जगह अगर मान लो जमीन में दब गई है ना, कुछ भी हो गया और किसी की खोज की जा रही, तो क्या ऐसा थोड़ी ना होता कि एक ही बार में पूरी खोज हो जाएगी, खोज तो चलती रहती है ना। तो भाई कोई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई जगह मान लो आज मिल गई, कोई 10 दिन बाद मिली, कोई 10 साल बाद मिली, कोई 50 साल बाद मिली, तो ऐसा चलता रहता है। आजादी के पहले जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह मिली थी, उन सभी जगह का जब एरिया यानी कि जमीन क्षेत्रफल नापा गया तो वो कितना था, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। अच्छा, देश जब हमारा आजाद हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो गया, है ना, तो फिर क्या हुआ कि फिर और ज्यादा खोज हुई, है ना, खोज तो चलती रही, तो बहुत सारी नई जगह मिल गई ढूंढने से। तो जब और नई जगह मिल गई तो जो एरिया था वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कितना था, सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कितना था, तो बोलेंगे कि आजादी के पहले 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर और आजादी के बाद कितना, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैंने बताया ना कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, चतुष्कोणीय थी। चतुष्कोणीय का मतलब क्या, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह लेके बनाता हूँ, देखो यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। ये चतुष्कोणीय से क्या मतलब, देखो इस तरह से फैली हुई थी। ये जो सबसे ऊपर बच्चे जगह दिख रही है, इस जगह का नाम है मांडा। इस जगह का नाम क्या है, मांडा। ये है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में, ठीक है। अच्छा, ये किस नदी के किनारे था, तो ये चिनाब नदी के किनारे, है ना। यहाँ पे आलमगीरपुर, है ना, और ये कहाँ पे, मेरठ के पास है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ, है ना। और मेरठ आपको पता ही कहाँ पे, यूपी में है। किस नदी के किनारे, तो नदी के नाम है हिंडन। कौन सी नदी है, हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी। अच्छा, इधर जो जगह थी इस जगह का नाम था सुतकांगेडोर, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुतकांगेडोर, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो ये बच्चे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पे, सबको पता है, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, ये किस नदी के किनारे, तो नदी का नाम है ढास्क नदी, ढास्क नदी, ठीक है, नदी का नाम क्या है, ढास्क नदी। अच्छा, सबसे नीचे जो जगह मिली इसका नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है ये बच्चे कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और किस नदी के, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी। अब इसका मतलब क्या, देखो अब मैं इन सबका मतलब बताता हूँ। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता बच्चे क्या है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब है कि इसकी जो सबसे ऊपर उत्तर दिशा में जो सबसे ऊपर जगह मिली वो कौन सी है, मांडा। मांडा नाम की जगह मिली, और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर राज्य में, और किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो आलमगीर, यानी कि इधर क्या होता है, इधर दिशा कौन सी होती है, हमेशा हमारे राइट में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, पूर्व होती है, यानी कि ईस्ट होती है, ठीक है। तो पूर्व दिशा में जो जगह मिली वो थी आलमगीरपुर, कहाँ पे, मेरठ के पास, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा दक्षिण में जाएंगे नीचे तो यहाँ पे दाइमाबाद नाम की जगह थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा अगर हम इधर जाएंगे, ये जो दिशा है उस साइड वाली कौन सी होती है, वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा कट गया हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, समझ लेना। तो जगह का नाम क्या है, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, है ना। और है कहाँ पे, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। और नदी कौन सी, ढास्क नदी, ढास्क नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा ये सब जगह नदियां क्यों आ रही हैं, पुराने जमाने में ज्यादातर जितने भी लोग थे वो सब नदियों के किनारे इन्होंने रहना शुरू किया था। आज की डेट में भी ऐसा होता है कि अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हमेशा लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पानी, है ना। और नदियों के किनारे अगर आप रहेंगे तो पानी की समस्या। अब जो आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में इतने साधन हो गए हैं, घर में सबमर्सिबल लगा लो, मोटर लगा लिया, हैंडपंप लगा लिया, इस तरह की चीजें यूज कर ली। पुराने जमाने में कहाँ सबमर्सिबल चलते थे, ठीक है। तो उस समय तो लोग नॉर्मली नदियों से पानी यूज करते थे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, नदियों के किनारे हुई। ये बात समझा कि कहाँ पे हुई है, नदियों के किनारे हुई है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर जो जगह मिली वो नदियों किनारे। तो इसका मतलब क्या मैं बताऊं, देखो इसका मतलब है कि चारों दिशाओं में ये चार जगह थी जो कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी उस जमाने में लोग यहाँ पे रहते थे। और इसके अलावा जितनी भी जगह थी वो सारी इन्हीं के बीच में थी, ठीक है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है, चार जगह ही हो गई। और जितनी भी लोग रहते थे वो इस दायरे में अंदर ही रहते थे, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा, जैसे लोथल का नाम सुना होगा, कहाँ पे, गुजरात में, है ना। सुतकोतदा कहाँ पे, गुजरात में। इसी तरह से अगर आप राखीगढ़ी की बात करेंगे तो हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में। अच्छा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बाकी जगह थी वो सब यहीं पड़ती थी, इसी के अंदर, ठीक है। तो ये चारों तरफ से हमने इसको क्या कवर कर लिया, ये चार जगह चारों दिशाओं से कवर करती थी और जितनी भी बाकी जगह थी वो सब इसी के अंदर आती थी। तो अब देखो जो मैंने आपको अभी बताया है ना, एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। देखो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में 1921 में हमें प्रमाण मिले। इससे पहले हमें नहीं पता था कि लोग हमारे देश में पहले से रह रहे थे। कब, अच्छा कब की बात है, वैदिक सभ्यता से पहले। वैदिक सभ्यता का टाइम था 1500 BC का, है ना। तो हमें नहीं पता था कि 1500 BC से पहले भी क्या इंसान व्यवस्थित तरीके से रहता था, है। तो जब 1921 में खुदाई हुई और दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या हुआ, हमें प्रमाण मिल गए, तब जाके हमें पता चला कि लोग जो है 4500 साल पहले भी इतने व्यवस्थित तरीके से रहते थे जैसे शहरों में रहते हैं, ठीक है। अच्छा उस समय पूरे देश में जो पुरातत्व विभाग के इंचार्ज थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल, है ना। लोकल इंचार्ज हड़प्पा में कौन थे, दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा से प्रमाण मिले, फिर 1922 से मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले और लोकल इंचार्ज कौन थे, राखालदास बनर्जी। ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा सिंधु सभ्यता का जो टाइम माना गया है ना, टाइम जो माना गया अनुमानित तरीके से, है ना, जो चीजें मिली है उसके हिसाब से, तो वो 2350 से 1750 BC माना गया है। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा सिंधु सभ्यता के बारे में पहली बार जिस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था उसका नाम था चार्ल्स मैसन 1826 में, लेकिन उस समय तक प्रमाण नहीं मिले थे, प्रूफ नहीं मिले थे, ठीक है। अच्छा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का बच्चे मतलब होता है कि वहां लोग जैसे शहरों में रहते हैं ना वैसे रहते थे, गांव वाली स्टाइल में नहीं रहते थे, ठीक है। अच्छा इसके बाद अच्छा कैसे, मैंने भी बताया था कि जैसे मकान, सड़कें, नालियां सब पक्के थे, बढ़िया व्यवस्थाएं थी, है ना। अच्छा क्षेत्रफल जो था, क्षेत्रफल आजादी से पहले सिंधु सभ्यता की जितनी भी जगह खोजी गई थी उसके हिसाब से क्षेत्रफल त्रिकोणीय था, यानी कि त्रिभुज के आकार का, और 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया फैला हुआ था। आजादी के बाद जब और ज्यादा एरिया जगहों की खोज हुई, है ना, तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ के हो गया 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और ये कैसा होगा, चतुष्कोणीय हो गया। और देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आजादी के बाद जो बोला तो मैंने ये क्लियर बोला कि भारत में नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का मतलब है बच्चे कि भारत और पाकिस्तान वाला जितना भी इलाका है ना पूरे को मिला के बात हो रही है। तो पूरा जो इलाका था वो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है इस समय, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कि चारों दिशाओं में कौन कौन जगह थी। तो जो बेसिक पार्ट है, मतलब जहां से मुझे बेस बनाना था वो मैंने आज आपको बताया। अच्छा अब चूंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं एक पार्ट में नहीं बना पाऊंगा, मुझे दूसरा या तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले सिर्फ क्या बताया है कि सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु नदी के किनारे किनारे लोग बसे थे उस जमाने में और उन्होंने व्यवस्थित तरीके से रहना शुरू किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतना बात सही समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा पहला जो नगर था खोजा गया वो कौन सा था, हड़प्पा था, है ना। और रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान में, वहां पहली बार ईंटें मिली और वो ईंटों के मिलने के बाद और बहुत सारी खुदाई की गई जिसमें बहुत सारे प्रमाण मिले, और वो क्या क्या प्रमाण थी अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई। अच्छा इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना था, कितने बड़े एरिया में फैली थी,
चारों दिशाओं में कौन कौन सी जगह थी, है ना। तो सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता की खुदाई कैसे हुई, सिंधु सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैंने कवर की। ठीक है बच्चे, अब अगली जो क्लास होगी ना उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह थी सिंधु सभ्यता में जो हमें मिली, और उनमें क्या क्या चीजें मिली, उनकी क्या वैल्यू थी, है ना, और पेपर में जो जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगली क्लास में ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, और इसी तरह से अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।